हेलो दोस्तों, केमिकल काइनेटिक का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। हम बात करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का आइडिया लेंगे। पहले तो जनरल आइडिया लेंगे कि किस इक्वेशन के लिए या किस टाइप की इक्वेशन के लिए किस टाइप का ग्राफ रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। पहले ये आइडिया ले लेंगे कि किस टाइप के ग्राफ के लिए कि किस टाइप के इक्वेशन के लिए किस टाइप का ग्राफ फॉर्मेशन किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन। देन आफ्टर दैट उसको अप्लाई करेंगे केमिकल काइनेटिक्स के ग्राफ फॉर्मेशन में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर इक्वेशन सिंपल ले लेते हैं। सबसे पहले अगर इक्वेशन है y इक्वल एम एक्स टाइप की, क्या है y इक्वल एम एक्स टाइप की, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो y है वो x के क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसका ग्राफ किस तरीके से बनाएंगे, इसका ग्राफ बनेगा जो x एक्सिस है, ये x एक्सिस पर x ले लिया, y एक्सिस पे y ले लिया, और उसके बाद जो हमें पता है कि x जैसे जैसे बढ़ने वाला है y भी वैसे वैसे बढ़ने वाला है, तो इस तरीके का ग्राफ फॉर्मेशन होगा। और ये जो है, ये जो स्लोप है इसको क्या कहेंगे, ये स्लोप ही आपका m होगा। तो अगर आपका इस तरीके का इक्वेशन है तो उसका ग्राफ रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होगा। ये हमेशा y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, ये x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो m होगा वो स्लोप होगा। ठीक है, ये हो गया पहले इक्वेशन के लिए ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। आगे बात करें, अगर इस तरीके से है y इक्वल एम एक्स प्लस सी। अब इस केस में क्या होगा, देखो y एक्सिस पे y आने वाला है, x एक्सिस पे x आएगा, m स्लोप होगा, और यहाँ पे c एडिशनल है, तो ये c होता है इंटरसेप्ट। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, ये y हो गया, इधर आपका आएगा x, और कुछ इंटरसेप्ट छोड़ के, क्योंकि यहाँ पे कुछ इंटरसेप्ट छोड़ना है जो कि सी को रिप्रेजेंट, जिसको सी रिप्रेजेंट कर रहा है, उस इंटरसेप्ट को छोड़ के इस तरीके का ग्राफ आने वाला है। ठीक है, तो ये जो स्लोप है ये क्या है, एम है, और ये जो इंटरसेप्ट है वो सी है। इस एक्सिस में वाई जाएगा और इधर एक्स जाएगा। आगे बात करें, अगला अगला हम ले लेते हैं y इक्वल माइनस एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल माइनस एम एक्स प्लस सी। अब इसका कैसे होगा, देखो सब कुछ वैसे ही है, इसमें y जाने वाला है, इसमें x जाने वाला है, c इंटरसेप्ट रहने ही वाली है। ठीक है, लेकिन एक चीज यहाँ पे है कि जो m स्लोप है वो स्लोप नेगेटिव है, तो नेगेटिव स्लोप को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नेगेटिव स्लोप को नीचे की तरफ रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, नेगेटिव स्लोप ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जिस एक्सटेंशन से y इंक्रीज हो रहा है उससे x डिक्रीज करेगा। इसका मतलब y अगर ज़्यादा होगा, देखो यहाँ पर x की वैल्यू बढ़ रही है तो y डिक्रीज कर रहा है, इधर से इधर की तरफ x बढ़ रहा है तो y डिक्रीज कर रहा है। तो नेगेटिव इसी को तो रिप्रेजेंट करेगा कि y अगर इंक्रीज होगा तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए। तो इसलिए नेगेटिव स्लोप क्या होगा, नीचे की तरफ दिखेगा। तो ये हो गया आपका माइनस m, यानी कि स्लोप यहाँ पे कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। आगे बात करें, y इक्वल एम एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल एम एक्स स्क्वायर। तो इस तरह इसका जो ग्राफ है, इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो y है एक्स स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका अगर मैं ग्राफ इस तरीके से लूँ, इसको y एक्सिस पे, इसको x एक्सिस पे, तो इस टाइम तो हमारा सिंपल ही रहेगा। y और एक्स स्क्वायर के बीच अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो सिंपल हमारा स्लोप रहने वाला है, ये क्या रहेगा m। लेकिन अगर मैं स्लोप को y और x के बीच में ड्रॉ करती हूँ, यानी कि स्लोप किस किस के वर्सेस खींचा जाएगा, y वर्सेस x, देन क्या होगा, तो यहाँ पे जो स्लोप है वो इस तरीके से वेरी करेगी, एक्सपोनेंशियली वेरी करेगी। ठीक है, एक्सपोनेंशियली वेरी का मतलब होता है कि पहले धीरे धीरे वैल्यू बढ़ती है, पहले धीरे धीरे वैल्यू बढ़ेगी, फिर तेजी से वैल्यूज बढ़ने लग जाती है, इस तरीके से। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ का मतलब होता है पहले वैल्यू धीरे धीरे बढ़ेगी फिर तेजी से बढ़ेगी। तो यहाँ पे m जो है, स्लोप m ही है, लेकिन इसको एक्सपोनेंशियली क्यों लिया है, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन थी y इक्वल एम एक्स स्क्वायर की थी, और हमने जो x एक्सिस पे सिर्फ x लिया है, एक्स स्क्वायर न लेके, तो इसका जो एक्सपोनेंशियल है वो यहाँ देखने को मिलेगा। अब आगे है y इक्वल, अगर एम एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल एम एक्स स्क्वायर प्लस सी टाइप का ग्राफ हो, तो इस केस में कैसे बनेगा, अब तो आप इजीली बना लेंगे। ये y हो गया, इधर हमारा x अगर आने वाला है तो एक इंटरसेप्ट छोड़ने के बाद इधर m कैसे आएगा, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा। ठीक है,
और अगर एक्स स्क्वायर के बीच खींचूंगी तो फिर सीधा ऊपर को जाएगा। आगे है y इक्वल माइनस एम एक्स स्क्वायर प्लस सी, y इक्वल माइनस एम एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, इसको कैसे ड्रॉ करेंगे? ये y हो गया, ये आपका x हो गया, और ये इंटरसेप्ट रहने वाला है c। तो यहाँ पे जो m है वो किस तरीके से ड्रॉ होगा? इस तरीके से। ठीक है, पहले धीरे धीरे डिक्रीज करेगा, फिर तेजी से डिक्रीज करेगा। आगे बढ़े। आगे है y इक्वल माइनस एम एक्स। देखो अब इंटरसेप्ट नहीं है और सीधा माइनस एम एक्स है, तो कैसे होगा? जो ग्राफ होता है हमेशा इस तरीके से रहता है और हम ऊपर वाला पार्ट ही लेते हैं, नीचे का कंसिडर नहीं करते क्योंकि हमारा काम ऊपर से बन जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे माइनस वाली वैल्यू हो तो हमें पता है इस एक्सिस पे वाई जाने वाला है, इस एक्सिस पे एक्स जाने वाला है, और माइनस की जो वैल्यू है, देखो अब जो स्लोप है, इंटरसेप्ट है नहीं कि इंटरसेप्ट को छोड़ के स्लोप खींचनी है, तो स्लोप जो है जीरो से स्टार्ट होगा, और स्लोप अगर जीरो से स्टार्ट होगा तो नेगेटिव में जाने वाला है, तो कहाँ को जाएगा? नीचे को। ठीक है, मतलब जितना y डिक्रीज करेगा उतना ही x डिक्रीज करेगा। और यहाँ पे देखने को क्या मिलेगा कि सॉरी, x इंक्रीज कर रहा है ऊपर की साइड, देखो x इधर जा रहा है इस साइड को, y डिक्रीज कर रहा है, y डिक्रीज कर रहा है, x इंक्रीज कर रहा है, लेकिन जो स्लोप है वो 0 पॉइंट से नेगेटिव की तरफ जाएगा क्योंकि यहाँ पर कोई इंटरसेप्ट नहीं है। अब ग्राफ एक इस तरीके से खींचा जाता है कि ग्राफ में किस एक्सिस पे कौन दिया है इसका हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अगर एक ग्राफ इस तरीके से है, y और x के बीच में अरेंज है, और यहाँ पर 3 स्लोप खींच रखे हैं, c b एंड a, इस तरीके से ग्राफ खींच रखे हैं, तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ इस तरीके से, मैं इस एक्सिस पे x ले लूँ और इधर यहाँ ले लेते हैं y, देन ग्राफ में चेंज देखने को मिलेगा। ग्राफ ऐसा ही एज इट इज़ नहीं आ जाएगा क्योंकि x और y के रिस्पेक्ट में ही खींच रहे हैं, तो x के रिस्पेक्ट में a क्या है? नज़दीक है, यहाँ पर थीटा कम की वैल्यू कम है, यानी कि एंगल कम है, b के साथ ज़्यादा है, c के साथ बहुत ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो x है उसकी साइड में हमारा a आने वाला है, x की साइड a आएगा, फिर b बीच में ही रहेगा, और y की साइड क्या आएगा? c आएगा। ठीक है, तो अगर एक्सिस में चेंज होगा तो स्लोप में भी चेंज देखने को डेफिनेटली मिलेगा। ये तो ग्राफ्स का जनरल आइडिया हो गया। अब हम देखेंगे कि केमिकल काइनेटिक्स में अलग अलग टाइप के ग्राफ कैसे हमें देखने को मिलेंगे। आगे हमने बात करनी है ग्राफ्स की, कहाँ कहाँ पे? केमिकल काइनेटिक्स में। इसको एज इट इज रहने देते हैं, ऊपर को ले लेते हैं, ओह इरेज करना पड़ेगा। देखो हमने किसकी बात करनी है? ग्राफ्स की बात करनी है। कहाँ? जो हमें यूज देखने को मिलेंगे इन केमिकल काइनेटिक्स। ग्राफ्स इन केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक में आपको जो ग्राफ देखने को मिलेंगे उसकी बात करने वाले हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स के ग्राफ की सबसे पहले हमें पता है केमिकल काइनेटिक्स में हम रेट ऑफ रिएक्शन की ही बात करते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन की ग्राफ लेंगे। रेट का ग्राफ ले लेते हैं सबसे पहले, रेट का ग्राफ ले लेते हैं। पहला ग्राफ हम लेंगे रेट वर्सेस टाइम का। रेट वर्सेस टाइम का अगर मैं ग्राफ लूँ तो हमें एक चीज़ पता है, देखो हाँ, अगर हमें कॉन्सेप्ट इजीली आते हैं तो हम ये ग्राफ इजीली खींच सकते हैं। हमें कॉन्सेप्ट क्या पता है कि अगर एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा है तो यहाँ पे रेट क्या होगा? रेट होगा रेट के ए दी पावर एन, और इसका मतलब जो रेट है वो ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ए की पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और एक चीज़ हमें पता है, हमें क्या पता है कि जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगी, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगी, वैसे वैसे ए का कंसंट्रेशन कम होगा। देखो टाइम बढ़ रहा है, टाइम अगर जीरो से इंक्रीज करूँ, मैं टाइम को अगर बढ़ाते जाऊँ तो टाइम बढ़ेगा, तो रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है प्रोडक्ट की तरफ बढ़ेगा, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा? कम होगा। तो एक चीज़ ध्यान रखना, टाइम के साथ साथ जो
कंसंट्रेशन ऑफ ए है, यानी कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन वो कम होगा, टाइम बढ़ेगा तो ए का कंसंट्रेशन कम होगा। ठीक है, तो इतना हम समझ गए। तो अगर मैं यहाँ पे ग्राफ की बात करूँ तो ग्राफ किस तरीके से खींचेंगे, अगर रेट और कंसंट्रेशन का ग्राफ हो, रेट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का ग्राफ हो, तो वो तो सीधा स्लोप आएगा। यहाँ पे स्लोप कौन होगा, के, जिसको हम क्या कहते हैं, रेट कांस्टेंट, यही स्लोप रहने वाला है। मैंने क्या कहा, देखो ये इक्वेशन है, आर एक्स एक्सिस पे है, सॉरी आर वाई एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे ए दी पावर एन है, और स्लोप हमारा के हो गया। ठीक है, लेकिन अगर ये तो तब की बात है जब रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का ग्राफ खींचा जाए, तो वो सीधा बढ़ेगा कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा रेट उतनी तेज़ी से बढ़ेगा, क्योंकि हमारे पास ए ज़्यादा है, तो ए जितना ज़्यादा होगा उतनी तेज़ी से रिएक्शन होगी, उतनी तेज़ी से प्रोडक्ट बनेगा, तो ए ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं रेट वर्सेस टाइम की बात करूँ, जिसकी हम बात करने वाले हैं, तो रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ इस तरीके से रहेगा, रेट इंक्रीज होगा तो टाइम क्या पता है हमें डिक्रीज होगा, क्योंकि रेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो रेट बढ़ेगा। रेट कब बढ़ेगा, जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, और हमें पता है कि टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी, तो टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी तो रेट भी कम होगा। तो हम क्या कहेंगे, रेट जो है टाइम बढ़ने के साथ साथ कम होगा। तो रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ इस तरीके से रहेगा। आई होप कि समझ आ गया होगा, इजीली है। टाइम बढ़ेगा तो रिएक्टेंट कम होगा, रिएक्टेंट कम होगा तो रेट भी कम होगा। ये तो बात हो गई कि जब इरिवर्जिबल रिएक्शन थी। अगर रिएक्शन इरिवर्जिबल ना हो के रिवर्जिबल हो, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ले लेते हैं, हमने रिएक्शन कैसी रखनी है, रिएक्शन हमने रखनी है रिवर्जिबल। ठीक है, तो रिवर्जिबल रिएक्शन किस तरीके से होती है, रिवर्जिबल रिएक्शन ले लेते हैं, फॉर रिवर्जिबल रिएक्शन, फॉर रिवर्जिबल रिएक्शन। रिवर्जिबल रिएक्शन के लिए क्या होगा, रिवर्जिबल रिएक्शन किस तरीके से होती है, ए से अगर प्रोडक्ट हमारा बी बन रहा है तो बी से क्या बनेगा, ए भी बन सकता है, तो ये रिवर्जिबल रिएक्शन है। तो रिवर्जिबल रिएक्शन के लिए अगर मैं ग्राफ की बात करूँ, इस तरीके से हमारा ग्राफ बनेगा। और हमें किसकी बात करनी है, रेट वर्सेस टाइम की, तो ऊपर हमने रेट लेना है और उसके साथ टाइम में क्या चेंज देखने को मिलना है ये देखना है। ठीक है, अब हमें पता है कि टाइम के साथ साथ अगर रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में देखें, तो रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में टाइम बढ़ने के साथ साथ रिएक्टेंट डिक्रीज होगा, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन कम होगी। ठीक है, लेकिन ये कब है, ये है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन टाइम के साथ, देखो ये है ये वाली रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये टाइम के साथ साथ डिक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि टाइम के साथ साथ ए की का कंसंट्रेशन कम होगा, ए का कंसंट्रेशन कम होगा तो ए का रेट भी कम होगा, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी कम होगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि रिवर्जिबल रिएक्शन है तो बी से ए भी तो बनेगा, तो बी से ए कब ज़्यादा बनेगा, ध्यान से देखना, टाइम बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा तो ए किस में कन्वर्ट होगा, बी में, तो टाइम बढ़ने के साथ साथ बी बढ़ेगा। ठीक है, टाइम बढ़ने के साथ साथ बी बढ़ेगा, तो ये वाली बी का कंसंट्रेशन ज़्यादा, बी का कंसंट्रेशन ज़्यादा, तो जो बैकवर्ड रिएक्शन है वो बहुत तेज़ी से होगी, तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो टाइम बढ़ने के साथ साथ रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज होगा। ये रेट ऑफ बैकवर्ड, देखो रेट ऑफ फॉरवर्ड तो डिक्रीज होगा क्योंकि ए कम हो रहा है, रेट ऑफ बैकवर्ड इंक्रीज होगा क्योंकि बी बढ़ रहा है। रेट ऑफ बैकवर्ड तो बी पे डिपेंड करेगा और रेट ऑफ फॉरवर्ड ए पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कंडीशन है आगे, ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाएगी, जहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसके बाद अब फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट बैकवर्ड रिएक्शन के रेट में कोई चेंजेस आने वाला है नहीं, क्योंकि इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ गई है। ये कंडीशन है इक्विलिब्रियम की, और इक्विलिब्रियम की कंडीशन ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन सेम हो जाते हैं। आगे बात करेंगे कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ की। किस किस के बीच लेना है हमने, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ की अगर मैं बात करूँ, तो जो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ होगा, उसमें सबसे पहले इरिवर्जिबल रिएक्शन के लिए ले लेते हैं पहली कंडीशन। किसके लिए, इरिवर्जिबल रिएक्शन के लिए ले लेते हैं। इरिवर्जिबल रिएक्शन किस तरीके से होती है,
ए से हमारा प्रोडक्ट बी बनेगा। इस केस में रेट किस तरीके से वेरी करता है, रेट जो होता है जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इसकी पावर इसका ऑर्डर होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ की। कंसंट्रेशन किसका लेंगे, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन दोनों का लेंगे, ठीक है। और हमने एक्स एक्सिस पे लेना है टाइम, ठीक है। अब मैं कंसंट्रेशन ए की बात करूं तो देखो रेट ए के कंसंट्रेशन के रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन टाइम की बात करें तो टाइम क्या होगा, टाइम के साथ साथ ए का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा। टाइम बढ़ने के साथ साथ ए बी में कन्वर्ट होगा, सिंपल बात है, टाइम बढ़ने के साथ ए बी में कन्वर्ट होगा, यानी कि ए का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा और बी का कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो हम देखेंगे कि टाइम बढ़ने के साथ साथ ए का कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है और टाइम बढ़ने के साथ साथ बी का कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है। तो इस तरीके से ए और बी का ग्राफ रहेगा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का, क्योंकि टाइम इंक्रीज होने के साथ साथ कंसंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीज करेगा, इसलिए टाइम बढ़ रहा है और कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और टाइम बढ़ने के साथ साथ बी यानी कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है टाइम बढ़ने के साथ, टाइम बढ़ने के साथ कंसंट्रेशन भी बढ़ रहा है। अब आगे बात करें रिवर्जिबल रिएक्शन के लिए, ये तो इरिवर्जिबल रिएक्शन का केस हो गया, लेकिन अगर मैं केस लूँ रिवर्जिबल का, क्या ले, रिवर्जिबल रिएक्शन के लिए ले, तो रिवर्जिबल रिएक्शन के लिए किस तरीके से होगा, हमें पता है रिवर्जिबल रिएक्शन कैसे होती है, ए से बी बनेगा तो बी से ए भी बनेगा। अब इस केस में देखो रिएक्शन अगर ग्राफ खींचे तो मैंने यहाँ ले ले एक्स एक्स वाई एक्सिस पे कंसंट्रेशन ले लिया और एक्स एक्सिस पे क्या ले लिया, अपना टाइम ले लिया, ठीक है। ऊपर कंसंट्रेशन है, इधर टाइम है, इसको भी सी लिख लेते हैं, इसको सिर्फ सी ले लेते हैं। ये कंसंट्रेशन हो गया, इधर टाइम हो गया, ठीक है। अब हमें पता है कि रिवर्जिबल रिएक्शन में क्या होगा कि ए से बी बनेगा तो बी से ए भी बनेगा, तो टाइम के साथ साथ पहले तो ए का कंसंट्रेशन तो डिक्रीज होगा क्योंकि ए रिएक्टेंट है, ठीक है। फिर टाइम के साथ साथ इसी में बी का कंसंट्रेशन बढ़ेगा क्योंकि बी क्या है, प्रोडक्ट है। अब ये ऐसी कंडीशन है जहाँ पे इक्विलिब्रियम आ गया है, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन के बाद क्या होता है, किसी का भी कंसंट्रेशन ना डिक्रीज होगा ना इंक्रीज होगा विद टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ए का कंसंट्रेशन है और ये बी का कंसंट्रेशन है, और ये ऐसी कंडीशन है जहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो गया, और ये ऐसा इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हुआ है जहाँ पे ध्यान देना, ये वाली बात ध्यान देना, ये ऐसा इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हुआ है जिस इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी इक्वल है, ठीक है। लेकिन हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं है, हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं है, ऐसा भी तो हो सकता है देखो, क्योंकि इक्विलिब्रियम ये तो कहता नहीं है कि ऐसी कंडीशन जहाँ पे ए और बी इक्वल हो जाए, इक्विलिब्रियम तो ये कहता है ना, इक्विलिब्रियम का मतलब तो ये है कि ऐसी कंडीशन जब जितना ए बी में कन्वर्ट हो रहा है उतना बी ए में कन्वर्ट हो, और ऐसा जरूरी तो है नहीं कि जब ए और बी इक्वल हो जाए तभी ऐसा हो, ए कम होगा बी ज़्यादा होगा, तो ऐसी कंडीशन में भी हो सकता है। ऐसा भी है कि ये 5 के अमाउंट में है, ये 8 के अमाउंट में है, तो इस स्टेज में भी इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो सकता है। अब ये यहाँ से 2 इसको दे रहा है तो ये यहाँ से 2 इसको उसी टाइम लौटा देगा, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ये इन दोनों का कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इक्वल हो, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो अब ऐसी कंडीशन हो सकती है कि कंसंट्रेशन ऑफ ए बी से कम हो या ए बी से ज़्यादा हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ले दोनों का ग्राफ बना देख लेंगे, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। अब एक ऐसा ग्राफ ले लिया हमने कि टाइम के साथ ए डिक्रीज हुआ, टाइम के साथ बी इंक्रीज हुआ, लेकिन क्या हुआ, ये ए है, ये बी का कंसंट्रेशन है, लेकिन जब इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हुआ तो इस इक्विलिब्रियम स्टेबलाइजेशन के टाइम जो ए का कंसंट्रेशन है वो क्या रहेगा, बी के कंसंट्रेशन से ज़्यादा, और ये हमेशा ज़्यादा ही बने रहेगा क्योंकि इक्विलिब्रियम की कंडीशन के बाद किसी की भी कंसंट्रेशन में चेंज देखने को नहीं मिलेगा। ये तो ठीक हो गया जब ए का बी से ज़्यादा है, लेकिन अगर बी का ए से ज़्यादा है तो इस केस में क्या होगा, इस केस में इस तरीके का ग्राफ आएगा हमारा, ये कंसंट्रेशन हो गया, इधर टाइम हो गया, यहाँ ए क्या करेगा, बी में कन्वर्ट, ए टाइम के साथ डिक्रीज करेगा ए का कंसंट्रेशन,
बी का कंसंट्रेशन टाइम के साथ इंक्रीज करेगा और ये ऐसी कंडीशन आएगी जिसके बाद इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होगा। अब कंसंट्रेशन में चेंज आने वाला है नहीं, और जब ये इक्विलिब्रियम जब स्टेबलाइज हुआ है तो ध्यान दोगे ये बी का है ये ए का है, तो इस इक्विलिब्रियम के स्टेबलाइजेशन होने के टाइम में जो बी का कंसंट्रेशन है वो हमें ए के कंसंट्रेशन से ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो जो रिवर्जिबल है उसके लिए 3 कंडीशन बन सकती है। देखो रिवर्जिबल रिएक्शन के लिए ग्राफ की बात करें कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम की, तो 3 कंडीशन बन सकती है। देखो सब में ए डिक्रीज ही करेगा, बी इंक्रीज ही करेगा, लेकिन एक ऐसी कंडीशन बन सकती है जहाँ पर ए और बी का कंसंट्रेशन इक्वल हो तब इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो। एक जहाँ पर ए का कंसंट्रेशन बी के कंसंट्रेशन से ज़्यादा हो तब इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो। और तीसरी कंडीशन जब बी का कंसंट्रेशन ए के कंसंट्रेशन से ज़्यादा हो और इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाए। ठीक है, अब बात करेंगे ग्राफ की फॉर पैरेलल और कंपीटिंग रिएक्शन। फॉर पैरेलल या इसको कंपीटिंग रिएक्शन कहते हैं। कंपीटिंग रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन में कंपटीशन टाइप का देखने को मिलेगा। देखो ए से बी और सी बनेगा तो ये हमारा के रहेगा, ए से ही बी भी बनने वाला है और सी भी बनने वाला है, तो इन दोनों के बीच एक तरीके का कंपटीशन ही रहेगा कि कौन ज़्यादा बनेगा और कौन कम बनेगा। ठीक है, और मैं अगर बात करूँ तो ए से ही हमारा बी बनने वाला है और ए से ही हमारा सी बनने वाला है। इसको हम K1 ले लेते हैं, इसको हम ले लेते हैं K2। ठीक है, और हमें पता है कि यहाँ पे जो K है रेट कॉन्स्टेंट वो K1 प्लस K2 रहेगा। अब इसके लिए पैरेलल रिएक्शन क्यों कह रहे हैं, देखो ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल चलेंगे। ये रिएक्शन इधर को प्रोसीड होगी तो बी का कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगा तो सी का भी बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि एक ही रिएक्टेंट से दोनों बन रहे हैं तो सी अगर, देखो मैं ये नहीं कह रही कि दोनों बराबर बनेंगे, एक ज़्यादा एक कम बनेगा, लेकिन एक ज़्यादा 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 बन रहा है तो दूसरा भी, ऐसा नहीं कि कम 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 होता जाएगा, दूसरा भी ज़्यादा 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 इसी तरीके से बनेगा, इसलिए इसको पैरेलल रिएक्शन कहते हैं। कंपीटिंग इसलिए है क्योंकि दोनों का कंपटीशन चल रहा है, दोनों ने ए से ही बनना है, कौन ज़्यादा कौन कम बनेगा उसका कंपटीशन चलता रहेगा, इसलिए कंपीटिंग रिएक्शन हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस रिएक्शन के ग्राफ की, तो यहाँ पे हमें पता है कि जो के है वो K1 और K2 के इक्वल है, यानी कि जो स्लोप आने वाला है, जब हम कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ लेते हैं तो हमें पता है कि हमारा जो स्लोप है वो के ही रहने वाला है, या रेट ऑफ रिएक्शन या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का लेते हैं तो उस टाइम भी के ही स्लोप रहता है। तो देख लेंगे, सबसे पहला केस लेंगे हम, जो K1 है हमारा वो K2 से ज़्यादा है। K1 K2 से ज़्यादा है, इसका मतलब बी ज़्यादा बनेगा C से। ठीक हो गया, इसका मतलब क्या है कि B हमारा C से ज़्यादा बनने वाला है। तो इस केस में कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ लो, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ लेंगे। अब ये ग्राफ कैसे देखने को मिलेगा, हमें पता है, देखो ए से बी और सी बन रहे हैं, ए से बी प्लस सी बन रहे हैं, तो हमें पता है कि ए तो भाई ए का कंसंट्रेशन तो टाइम के साथ कम ही होगा क्योंकि ए रिएक्टेंट है, तो ए का कंसंट्रेशन तो टाइम के साथ कम कर देंगे क्योंकि ए हमारा रिएक्टेंट है, लेकिन बी और सी प्रोडक्ट है तो इनका कंसंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ने वाला है। अब इसमें से भी बी का रेट ज़्यादा है तो बी तेज़ी से बढ़ेगा और सी का रेट कम है तो सी धीरे से बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, बी आपको ऊपर देखने को मिलेगा, बी का कंसंट्रेशन टाइम के साथ ज़्यादा इंक्रीज होता हुआ देखने को मिलेगा और सी का कंसंट्रेशन टाइम के साथ कम इंक्रीज होता हुआ देखने को मिलेगा। इजी है, ये तो पहला केस हो गया। अगर मैं सेकंड केस लूँ, सेकंड केस क्या रहेगा हमारा, K2 इज ग्रेटर देन K1, यानी कि C ज़्यादा बनेगा B से। तो इस केस में क्या होगा, सिंपल सा ग्राफ बनेगा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का। A जो होगा टाइम के साथ डिक्रीज करेगा तो A का कंसंट्रेशन तो कम ही होने वाला है और C का कंसंट्रेशन अब की बार ज़्यादा होगा क्योंकि C का जो रेट कांस्टेंट है वो ज़्यादा है, मतलब सी ज़्यादा रेट से बन रहा है और बी का कंसंट्रेशन कम देखने को मिलेगा क्योंकि बी के जो बनने का रेट है वो कम है। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों ग्राफ देखने को मिलेंगे। अब ऐसी भी कंडीशन हो सकती है, कंडीशन थर्ड कंडीशन में इसको मान लेती हूँ, थर्ड कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि जो K1 है
वो ग्रेटर ग्रेटर एंड ग्रेटर देन K2 बहुत ज़्यादा है। तो इस केस में कैसा ग्राफ देखने को मिलेगा, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, ए हमारा डिक्रीज ही करेगा। अब क्या होगा, जो K1 है वो B के लिए है, K2 किसके लिए है, C के लिए है, तो B बहुत ज़्यादा बनेगा और C कम बनने वाला है, C बहुत कम रहेगा। तो B और C के बीच डिफरेंस आपको यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर फोर्थ कंडीशन आ जाए, कंडीशन फोर्थ आ जाए, तो फोर्थ कंडीशन अब आपको पता ही चल गया होगा किसकी बात करूँगी मैं, K2 इज़ ग्रेटर एंड ग्रेटर एंड ग्रेटर देन K1। देन ग्राफ किस तरीके से होगा, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, ए का कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज करेगा, सी का कंसंट्रेशन टाइम के साथ बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेगा और बी का कंसंट्रेशन टाइम के साथ कम इंक्रीज करेगा। आगे बात करेंगे फॉर कंसेक्यूटिव रिएक्शन और सीक्वेंशियल रिएक्शन। फॉर consecutive रिएक्शन या CON है, consecutive रिएक्शन और सीक्वेंशियल रिएक्शन। सीक्वेंशियल रिएक्शन, तो कॉन्सिक्यूटिव और सीक्वेंशियल रिएक्शन किस टाइप से होती है, ए से बी बनेगा और ये ही आगे सी में कन्वर्ट होगा। तब अब आपको समझ आ रहा होगा कि इसको सीक्वेंशियल रिएक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि एक सीक्वेंस में रिएक्शन हो रही है, पहले इससे ये बन रहा है, देन आफ्टर दैट इससे ये बन रहा है, ठीक है, इसलिए इसको कॉन्सिक्यूटिव या सीक्वेंशियल रिएक्शन कहा जाता है। और यहाँ पे जो बी होगा, बी क्या होगा, इंटरमीडिएट, बी इंटरमीडिएट होगा, ए हमारा रिएक्टेंट होगा और सी क्या होगा, प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, ए जब बी में कन्वर्ट हो रहा है तो रेट कांस्टेंट हमने K1 माना है, और बी जब सी में कन्वर्ट हो रहा है तो रेट कांस्टेंट C2 माना है। तो यहाँ भी ग्राफ के लिए अलग अलग केसेस बन सकते हैं। पहला केस क्या होगा हमारा, पहला केस होगा, बिल्कुल पहला केस क्या होगा, K1 इज ग्रेटर देन K2, K1 को K2 से ज़्यादा रखना है, तो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ ले लो, ये कंसंट्रेशन है ऊपर को, ये हमारा टाइम होने वाला है, ठीक है। अब हमें एक चीज़ तो पता है भाई, क्या पता है, देखो बन क्या रहा है, ए से बी बन रहा है और बी से सी बन रहा है, इसको K1 कहा है, इसको K2 कहा है। तो हमें ये तो पता है कि टाइम के साथ ए तो हमेशा कम ही होगा, क्यों, क्योंकि ए रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट टाइम के साथ घटता है, तो ए का कंसंट्रेशन रिएक्टेंट टाइम के साथ कम होगा। अब बात हो रही है K1 K2 से ज़्यादा है, तो हमें पता है कि पहले सारा जो ए है वो बी में कन्वर्ट होगा और बी फिर किस में कन्वर्ट होने वाला है, सी में कन्वर्ट होने वाला है। अब ऐसा होगा कि जो K1 है वो ज़्यादा है, तो बी तो बहुत तेज़ी से बन रहा होगा, लेकिन बी से सी धीरे धीरे बन रहा होगा, ठीक है। तो बी तो बहुत तेज़ी से बन रहा है, बी तो बहुत तेज़ी से बन रहा है, ठीक है, लेकिन सी बहुत धीरे 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 बन रहा है, क्योंकि देखो पहले बी बन रहा है ना, और ये कह रहा है कि K1 ज़्यादा है, तो बी तो बहुत तेज़ी से बन रहा है, लेकिन बी से सी, ए से बी तो बहुत तेज़ी से बन रहा है, लेकिन बी से सी, ए से बी बहुत तेज़ी से बन रहा है, लेकिन बी से सी धीरे बन रहा है, ठीक है। लेकिन अब ऐसा एक ऐसा टाइम आएगा, जैसे ये 10 के अमाउंट में होगा तो ये सारा 10 के अमाउंट में इधर आ गया, ठीक है। अब बी बनेगा, अब बी नहीं बनेगा, अब टाइम के साथ सी बनेगा, ठीक है। अब ये 2 के अमाउंट में बना है, तो अब इससे ये बनेगा, इससे ये नहीं बन सकता है, क्योंकि ए सारा खत्म हो गया है, ए सब खत्म हो गया और सारा खत्म होके बी में कन्वर्ट हो गया है। तो अब बी तो बनने से रहा, अब बी बनेगा नहीं, लेकिन बी सी में कन्वर्ट होगा तो बी कम तो होगा। कहना क्या चाह रही हूँ, ए से बी नहीं बन रहा है और बी से सी अभी भी बन रहा है, इसका मतलब बी अब धीरे धीरे कम होगा, तो बी अब धीरे धीरे क्या करूँगी, कम करूँगी, तो ये रहेगा बी का कंसंट्रेशन, ठीक है। और सी हमें पता है कि जब तक बी खत्म नहीं हो जाएगा सी बनता रहेगा, क्योंकि ए से जितना बी बना है वो सारा बी ने सी में ही कन्वर्ट होना है, तो पहले तो सी का रेट धीरे 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 रहेगा, फिर एट लास्ट सारा जो प्रोडक्ट है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, सारा जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट यानी कि सी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये रहने वाला है ग्राफ किसका, ये रहेगा ग्राफ जब कंडीशन K1 की ग्रेटर देन K2 हो, तो इस कंडीशन के लिए ये ग्राफ रहेगा, ठीक है, समझ आ गया होगा। अब आगे बात करें
सेकंड केस की, तो सेकंड केस क्या रहेगा, K2 इज ग्रेटर देन, सेकंड केस है हमारा K2 इज ग्रेटर देन K1। K2 अगर K1 से ज़्यादा होगा तो ग्राफ खींच लेते हैं। ये कंसंट्रेशन है, ये हमारा टाइम रहने वाला है। अब बात करेंगे K2 इज ग्रेटर देन K1 की, तो हमें पता है रिएक्शन क्या है, रिएक्शन है A से B बन रहा है, B से C बन रहा है, ये K1 है, ये K2 है, ये हमारी सीक्वेंशियल रिएक्शन हो रही है। और कंडीशन ये है कि K2 किससे ज़्यादा है, K1 से ज़्यादा है। तो K2 K1 से ज़्यादा है तो इस केस में होगा क्या, ध्यान से देखना, A से B जिस रेट से बन रहा है उससे ज़्यादा रेट से B से C बन रहा है। इसका मतलब A तो लगातार कम होगा, A का तो कोई डाउट नहीं है, A तो हमेशा कम ही होगा क्योंकि रिएक्टेंट है। अब इंटरमीडिएट, पहले तो इंटरमीडिएट ही बनेगा, देखो पहले A से C तो बनने वाला है नहीं, तो पहले तो A से B ही बनेगा, तो पहले इंटरमीडिएट को ठीक ठाक बना लेते हैं ताकि वो C में कन्वर्ट होने लायक हो जाए। तो A इंटरमीडिएट ही हमारा बन गया है, ठीक है। अब इंटरमीडिएट बन गया है तो हमें पता है कि इसकी स्पीड बहुत तेज है, जितना भी ये बनेगा सारा सी में कन्वर्ट हो जाएगा, जितना भी बी बना है वो सारा सी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब अब बी नहीं बनेगा, अब बी मतलब बी बन रहा है लेकिन सी में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो इसका मतलब बी का कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगा, फिर एक टाइम के बाद डिक्रीज हो जाएगा जब पूरी रिएक्शन कंप्लीट होने को होगी, क्योंकि उस टाइम पूरा बी पूरे सी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये कांस्टेंट की हुआ क्योंकि K2 जो है मतलब बी से सी बहुत तेजी से बन रहा है, तो इसका मतलब जितना बी होगा, क्योंकि ए से बी धीरे बन रहा है, बी से सी तेज बन रहा है, तो जितना बी होगा सब सी में कन्वर्ट होने को जाएगा, तो बी का कंसंट्रेशन बढ़ेगा ही नहीं, तो बी का कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगा, इसलिए मैंने सीधी लाइन रख रखी है। अब सी, पहले तो देखो पहले तो ए से बी ही बनेगा, पहले ही तो ए से सी नहीं बनने वाला है, तो पहले तो सी कम रहेगा, ठीक है। अब लेकिन एक ऐसी कंडीशन आएगी जब K2 ज़्यादा है तो जितना B बना है सब C में कन्वर्ट होने वाला है, तो इसका मतलब C का कंसंट्रेशन बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और इस तरीके से उछाल देखने को मिलेगा C के कंसंट्रेशन में। तो ये कब का ग्राफ है, ये वो ग्राफ है जब C का कंसंट्रेशन बहुत तेज़ी से बढ़ता है B के कंसंट्रेशन से, यानी कि K2 का रेट K1 से ज़्यादा रहता है। आगे है, आगे है टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन के टाइप देखने हैं हमने, टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन के टाइप देखेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन के टाइप की बात करूँ तो सबसे पहला टाइप है इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। क्या देखना है, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन मतलब स्टार्टिंग में ही रेट ऑफ रिएक्शन देखेंगे, और स्टार्टिंग में रेट ऑफ रिएक्शन देखेंगे तो उस टाइम टाइम क्या रहेगा, जीरो रहेगा, ठीक है। टाइम क्या रहेगा उस टाइम, जीरो। अब बात करेंगे N1 ए फॉर्मेशन करेगा प्रोडक्ट P का, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता है रेट किसके इक्वल होगा, रेट इक्वल होगा K⁴ के, N ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन की, तो ग्राफ से देख लेते हैं, ये कंसंट्रेशन है, ये टाइम है, हमें पता है कि कंसंट्रेशन के साथ टाइम डिक्रीज करता है, इस तरीके से डिक्रीज करेगा, ठीक है। ये इधर जाएगा नहीं, पीछे नहीं जाएगा, तो कंसंट्रेशन के साथ टाइम मतलब टाइम के साथ कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा, टाइम के साथ कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा, तो इस पॉइंट पर इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन देखो, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन कहाँ किसके ले लेंगे, जब टाइम जीरो होगा, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर रेट ऑफ रिएक्शन लेंगे, तो यहाँ से हम एक स्लोप खींचेंगे जहाँ पर हमें टाइम जीरो देखता हुआ मिले, ये इस तरीके से हम क्या खींचेंगे, स्लोप खींचेंगे। ये कौन सा स्लोप है, जहाँ पर टाइम ज़ीरो है, ठीक है। ये देखो ये है t=0 वाला पॉइंट, यहाँ पर टाइम क्या है, ज़ीरो है। अब मैं अगर इस पॉइंट पे बात करूँ तो यहाँ पे अगर मैं टाइम के रिस्पेक्ट में कंसंट्रेशन की बात करूँ, तो अगर हमने एक पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट मैंने ले लिया, इस पॉइंट पर टाइम t1 होगा,
इस पॉइंट पर मैंने टाइम t1 ले लिया, तो कंसंट्रेशन क्या होगा, कंसंट्रेशन को हम c1 लेंगे, ठीक है। फिर मैंने कुछ टाइम बाद देखा कि टाइम हमारा t2 है, और टाइम t2 है तो कंसंट्रेशन हमारा क्या देखने को मिलेगा, c2 देखने को मिलेगा। अब इधर पे अगर हम स्लोप की बात करें, हम यहाँ किसकी बात करें, स्लोप की बात करें, मैं यहाँ पे स्लोप की अगर बात करूँ तो स्लोप क्या होता है, स्लोप क्या होगा देखो, c2 माइनस c1, c2 माइनस c1, c2 के रिस्पेक्ट में t2, c1 के रिस्पेक्ट में t1, t2 माइनस t1। अब हमें पता है c2 कम है, देखो c2 कम है c1 से, अगर c2 कम है c1 से तो c2 माइनस c1 क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। dc अपॉन dt इसको लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन में चेंज अपॉन टाइम में चेंज, ये क्या आएगा, नेगेटिव देखने को मिलेगा, ठीक है। समझ आ रहा है ना, c2 माइनस c1 नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि c2 की वैल्यू कम है, c2 की वैल्यू कम है, c1 की वैल्यू ज़्यादा है। कम वैल्यू में से ज़्यादा वैल्यू को माइनस करेंगे तो हमेशा क्या आता है, नेगेटिव, नेगेटिव वैल्यू आती है, तो ये नेगेटिव आएगा। और स्लोप क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहे हैं, ये भी दिखा रहा है कि हमने जो अभी तक पढ़ा था कि स्लोप क्या है, नेगेटिव है, उसी को शो कर रहा है ये, ठीक है। तो ये हो गया आपका इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। अगला है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ये इनिशियल था, सेकंड है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस मतलब एक रैंडम पॉइंट लेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब मैंने क्या कहा, हमने यहाँ पर एक रैंडम पॉइंट लेना है, तो इस तरीके से माना हमारा ग्राफ है, ये कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ हो गया। और यहाँ हमें पता है कि कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ क्या रहता है, डिक्रीज होता है टाइम के साथ। अब मैंने इंस्टेंट पॉइंट लेना है, इस पॉइंट को मैंने इंस्टेंट पॉइंट ले लिया, तो मैं इसके रिस्पेक्ट में स्लोप खींचूंगी, इस तरीके से खींच लिया हमने इसके रिस्पेक्ट में स्लोप, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें, अगर t1 कंडीशन ले ली मैंने, कोई कोई कंडीशन मैंने ले ली t1 की, ठीक है, इधर नहीं लेते, अगर मैंने कंडीशन ले ली t1 की, ये हो गया हमारा t1, तो इस केस में जो कंसंट्रेशन होगा उसको क्या लेना पड़ेगा, c1। और अगर मैंने कंडीशन ले ली t2 की, तो इस केस में जो कंसंट्रेशन होगा, कंसंट्रेशन होगा आपका c2, ठीक है। और अगर मैं स्लोप की बात करूँ तो स्लोप क्या रहेगा, स्लोप होगा, देखो स्लोप c2 माइनस c1, c2 माइनस c1 अपॉन d2 माइनस d1, यही तो रहेगा स्लोप, ठीक है। तो स्लोप c2 माइनस c1 अपॉन d2 माइनस d1 रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि ये जो स्लोप आने वाला है ये नेगेटिव आएगा, क्यों, क्योंकि c2 की वैल्यू कम है c1 से, तो dc अपॉन dt नेगेटिव आएगा, स्लोप यहाँ पे नेगेटिव रहने वाला है। अगला है थर्ड, थर्ड है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, क्या है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो हमने यहाँ पे लेना है रेट को दो टाइम के बीच में, ठीक है, t1 और t2 ऐसे ही देख लेंगे। तो ये मेरा कंसंट्रेशन हो गया, ये हमने टाइम ले लिया, यहाँ पे क्या होगा, कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज करेगा, कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और एक कंडीशन, अगर मैं यहाँ पे t1 लूँ, एवरेज लेंगे, तो मैं इधर से इधर तक का एवरेज ले रहे हैं, इसको मैंने t1 ले लिया, इसको मैंने t2 ले लिया, और t1 के साथ कंसंट्रेशन c1 लेंगे, t2 के साथ कंसंट्रेशन c2 लेंगे। और यहाँ अगर स्लोप की बात करेंगे तो यहाँ भी स्लोप क्या होगा, c2 माइनस c1 अपॉन t2 माइनस t1, यानी कि dc अपॉन dt इक्वल नेगेटिव। तो स्लोप क्या आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है। तो ये तो हमने डिस्कस किए थ्री टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये जो स्लोप है उसको हम c2 माइनस c1 अपॉन t2 माइनस t1 ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो स्लोप होता है वो क्या होता है, थोड़ी सी जगह ले लेते हैं, स्लोप हमेशा टेन थीटा के इक्वल होता है, स्लोप टेन थीटा होता है ना, और टेन थीटा हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हम यहाँ पे परपेंडिकुलर लेंगे, यहाँ पे बेस लेंगे, और परपेंडिकुलर क्या है, यही तो है
तो परपेंडिकुलर 2 है तो इनका डिफरेंस ले लिया, बेस 2 है इनका डिफरेंस ले लिया, और यहाँ पे स्लोप इस तरीके से आ जाएगा C2 - C1 अपॉन T2 - T1, जो कि नेगेटिव आ रहा है।